कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पार्ट बी पर आ रहे हैं बेटा, और ये पार्ट बी जो है वो कोर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट है। क्या बोला बेटा? कोर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट है। कोर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट का मतलब इसी चैप्टर में, इसी पार्ट में, पार्ट बी में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट की असली कहानी को पढ़ेंगे। और अमन इंदिरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलते हैं, लेक्चर 3 है आज हमारा, मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 3। ठीक है ना? इसमें कुछ कुछ बेसिक बातें करनी है, जैसे हमें जानना है कि एटम क्या होता है। ये क्या बकवास पढ़ा रहे हैं आप? एटम तो हम बचपन से जानते हैं, एक बार फिर भी देख लो क्या होता है एटम। एटम एक ऐसी स्पीशीज है जो इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकती है और कंबाइंड भी हो सकती है। अच्छा, कितनी चीजें होती हैं इस एटम के अंदर? 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली तो चक्कर नहीं काटते हैं, लेकिन हमारे जो 10th क्लास का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चक्कर ही काटते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, काटने दो इन्हें। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आपको जानना चाहिए। न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं। इन 2 पार्टिकल्स में पहला व्यक्ति है प्रोटॉन, नाम से समझ में आता है कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरा आदमी है न्यूट्रॉन, और नाम से समझ में आता है कि इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो कितना है? 0। क्योंकि ये बंदा न्यूट्रल है, इस वजह से ही इसका नाम न्यूट्रॉन रखा गया है। मेरी बात समझ में आती है? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आती है, बहुत बढ़िया बात। आप समझें कि ओवरऑल एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अगर एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब एटम के ऊपर पाया जाने वाला नेट चार्ज 0 है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, नहीं। जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही उसके पास प्रोटॉन्स हैं, और चार्ज से कोई लेन देन नहीं है न्यूट्रॉन्स का। बात पल्ले पड़ रही है? जवाब है हाँ, बिल्कुल पड़ रही है। देखते रहिए। इसका मतलब न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की संख्या हमेशा बराबर रहती है। बहुत बढ़िया बात है, अच्छी चीज है। आपको जानना चाहिए अब इन पार्टिकल्स के मासेस के बारे में। तो हमारे पास मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 10⁻⁻31 kg। अच्छा साहब, मास ऑफ एन, मास ऑफ अ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का जो मास है वो 1.6 लगभग 67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम है। मास ऑफ अ न्यूट्रॉन देखें तो वो भी 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। आप देखें ये मासेस बहुत छोटे हैं, तभी तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स इतने लल्लू हैं कि इनके मासेस समझ नहीं आ रहे। बहुत बढ़िया बात। लेकिन अभी भी अगर आप इनमें भी अंदर घुसकर देखोगे तो पाओगे कि सर बड़ा धोखा है इसमें। धोखा क्या है? अगर आप इलेक्ट्रॉन के केस में देखो, इलेक्ट्रॉन की पावर देखें, प्रोटॉन में पावर देखें, न्यूट्रॉन में पावर देखें, आप पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन में पावर -31 है, प्रोटॉन में पावर -27 है, और न्यूट्रॉन में भी 27 है। अच्छी बात है। यानी कि ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि मास ऑफ अ प्रोटॉन और मास ऑफ अ न्यूट्रॉन अप्रोक्सीमेटली बराबर है। सर अप्रोक्सीमेटली का आपने तो सेम टू सेम लिख दिया है। अप्रोक्सीमेटली बेटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने डेसिमल के आगे बहुत सारे डिजिट नहीं लिखी है। न्यूट्रॉन का मास डेसिमल के आगे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लेकिन क्योंकि नंबर इतना छोटा है, 10⁻⁻27 है, कि हमें इसे इग्नोर ही करना पड़ेगा। हम लगभग उसे बराबर ही मानकर चलेंगे। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करने की कोशिश करो तो इलेक्ट्रॉन अपना बड़ा लल्लू है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मास ऑफ अ प्रोटॉन divided by 1836। बाप रे बाप, इतना कम मास होता है? जी हाँ, इतना कम मास होता है। यानी 1836 अगर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो एक प्रोटॉन बनेगा। अब इतने इलेक्ट्रॉन थोड़ी एक एटम में होते हैं, इस वजह से
एटम में इलेक्ट्रॉन्स के मासेस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वी डू नॉट कंसीडर एनी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन इन द मास ऑफ एन एटम। बढ़िया बात बताई आपने सर, ठीक है। तो सच तो ये है कि अगर मैं मास ऑफ एन एटम की बात करूं, ध्यान समझना बेटा, जब भी कभी मास शब्द केमिस्ट्री में आएगा और वेट शब्द केमिस्ट्री में आएगा तो इन सब का मतलब एक ही होगा। यही चीज फिजिक्स में बदल जाएगी। फिजिक्स में मास मास होगा और वेट वेट होगा, अलग अलग बातें होंगी, एक एम है एक एम जी है। लेकिन केमिस्ट्री में वेट और मास दोनों एक ही बातें हैं, है ना। हम इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। मास ऑफ एन एटम का क्या मतलब है? मास ऑफ एन एटम का मतलब है मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बढ़िया लगा। लेकिन आपको यह बात अच्छी तरह मालूम है कि यह बेकार आइटम है। इलेक्ट्रॉन्स के मासेस को काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रोटॉन्स के आगे नेग्लिजिबल मास के हैं। इस वजह से यही चीज मास ऑफ एन एटम जो है वो बन जाएगी मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स। ये दुनिया जहान के न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नहीं है, जिस एटम की हम बात कर रहे हैं उसी के हैं। अच्छा, हम यहां न्यूक्लाइड सिंबल पे आते हैं। एटम का सिंबल है नीचे Z ऊपर A, ऐसा आपने बचपन से सीखा होगा। और सीखा होगा इसमें Z क्या है। अगर Z पर जाते हो तो इसको हम लोग नाम देते हैं बेटा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और A का क्या मतलब होता है? एटॉमिक मास ना बोलना बेटा, इसे बोलते हैं मास नंबर। और मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या बोला? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा, इसका मतलब अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे जाने की कोशिश करेंगे तो ए यानी मास नंबर में से घटाना पड़ेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। बात तो सही है सर भाई, टोटल में से प्रोटॉन्स घटाओगे तभी तो न्यूट्रॉन्स आएंगे, और प्रोटॉन का मतलब तो Z था। यार सही सही बात बता दी आपने, ये सारा ही कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, आगे देखो। जो मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स है इसे कैसे लिख सकते हैं? मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स को लिखने का तरीका है Z लिख दो, ये प्रोटॉन्स की संख्या हो गई, MP लिख दो, ये प्रोटॉन्स का एक प्रोटॉन का मास हो गया। प्रोटॉन्स की संख्या इंटू एक प्रोटॉन का मास बराबर टोटल प्रोटॉन का मास। A माइनस Z ये न्यूट्रॉन्स हैं और Mn ये न्यूट्रॉन का मास है, एक न्यूट्रॉन का मास है। एंड यू गेट द मास ऑफ एन एटम। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ, बिल्कुल क्लियर। अगर ये जवाब क्लियर है तो आपको मॉलिक्यूल का मास भी पता होना चाहिए। मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मास अगर आप निकालना चाहते हैं बच्चों तो आपकी खोपड़ी में चमकना चाहिए। ये चीज कुछ और नहीं है। मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट लिख देना चाहिए सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट। जितने एटम्स उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं उन सबका मास जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छी बात है। एक नया टर्म यहां पर जन्म लेता है बेटे, एंड दैट इज व्हाट? रिलेटिव एटॉमिक मास, RAM। क्या है बेटा? RAM, रैम, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास इज डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज की कोई यूनिट नहीं है। बच्चे कई बार रिलेटिव एटॉमिक मास की यूनिट AMU बताने लग जाते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज मास ऑफ एन एटम, ठीक, टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। ये अजीबोगरीब डेफिनेशन है, समय के साथ समझ में आएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं समझाता हूं क्या है। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है कि जो एलिमेंट आपने लिया है उसका एक एटम का मास लिख दीजिए, उसे ऊपर न्यूमरेटर में लिख दीजिए। फिर कार्बन 12 आइसोटोप लीजिए। कार्बन 12 का मतलब एक का मास नंबर 12 है, एक का 13 है, एक का 14 है, इससे कार्बन डेटिंग भी होती है। दीज आर आइसोटोप्स ना,
तो उनमें से ये वाला आइसोटोप आप लीजिए, इसके एक एटम का मास 1/12 कर दीजिए, ठीक, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ये कर दीजिए। तो इनका डिवाइड लगाएंगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है कि आप कार्बन 12 आइसोटोप का एक एटम लीजिए, उसके मास में 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो बनकर आएगा वो एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा। इसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं AMU। क्या बोलते हैं बेटा? AMU। यानी AMU बराबर आएगा मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप डिवाइड लगा लेते हैं बेटा इससे, है ना। डिवाइड लगाओगे तो डिवाइड 12 से लगाओगे, किससे? 12 से। अच्छा, ये जो चीज आप लिख कर आ रहे हो, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज 1AMU। अच्छा, है तो बड़ा खतरनाक सा हो गया। जी हाँ, खतरनाक हो गया। आइए ऊपर आइए, चलो पहले इसको देख लेते हैं एक बार, है ना। कार्बन 12 के एक एटम में 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिस कारण वच इसका मास होता है मास ऑफ अ प्रोटॉन इंटू 6 प्लस मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इंटू 6 होल डिवाइडेड बाय 12, दैट comes out to be 1.66 10 to power minus 27 kilograms again। ये 1 AMU की वैल्यू है, और अगर इस 1 AMU की वैल्यू को तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो ये लगभग बराबर है इक्वल टू मास ऑफ अ प्रोटॉन एंड दैट इज अगेन इक्वल टू मास ऑफ अ न्यूट्रॉन। यानी कि AMU जो है वो लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के बराबर आता है। यानी अगर हम लोग प्रोटॉन का मास लिखने की कोशिश करें, ऑल्दो इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशंस के लिए इनको इक्वल मान लेते हैं। मैं फिर कह रहा हूं इक्वल है नहीं, ध्यान से सुनिएगा, है नहीं, हम सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं। यानी एक प्रोटॉन का मास 1 AMU। बहुत बढ़िया बात। अब आगे आइए, अब मैं यहां ध्यान तुम्हारा दिलवाना चाहता हूं कि ये नीचे क्या लिखा हुआ है। ये जो लिखा है इसे आप कह रहे हो कि कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का 1/12 मास है। यानी जो कुछ नीचे लिखा है वो कार्बन 12 का एक 1 एटम है और डिवाइडेड बाय 12 है। यानी ये चीज तो एक AMU हुई कि नहीं हुई? हाँ सर, हुई। अगर मेरे बच्चों ये एक AMU है तो इसका मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास का जो अर्थ होगा वो होगा ऊपर मास ऑफ एन एटम, जिस भी एलिमेंट का एटम ले रहे हो, डिवाइडेड बाय 1 AMU। तो मान लो कि ये चीज आ गई x। क्या आ गई बेटा? x। अगर आई x तो हम कहेंगे x इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि 1 AMU से कितना गुना भारी है कोई एलिमेंट, ये बताने की कोशिश की जा रही है। किसी एलिमेंट का एक एटम 1 AMU से कितना भारी है ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बढ़िया बात है, अच्छा लगा सुन के। आगे बताइए। लेकिन जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि ऑक्सीजन के बारे में बताइए, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16 है। तो आपको पता है कि इसके पास अगर तुम न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालोगे तो 8 आएगी, प्रोटॉन्स की निकालोगे तो 8 आएगी। ये न्यूट्रॉन्स हो गए और ये प्रोटॉन्स हो गए। मेरी बात समझ में आती है? जी हाँ। तो अगर मैं जानता हूं कि प्रोटॉन्स की संख्या भी एक AMU का ही कंट्रीब्यूशन देती है और न्यूट्रॉन की संख्या भी एक AMU का ही कंट्रीब्यूशन देती है, अभी अभी हम लोग करके आए हैं पिछले ही पेज पे, ये देखा था हम लोगों ने कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास अप्रोक्सीमेटली 1 AMU के बराबर होता है। इस कारणवश हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या को भी 1 AMU लिख सकते हैं और प्रोटॉन को भी 1 AMU लिख सकते हैं। इसलिए अप्रोक्सीमेटली ये व्यक्ति 16 AMU के बराबर है। तो अपने नाना पाटेकर क्यों पीछे रह जाएंगे? 7 and 14। तो इसके पास 7 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स है।
7 प्रोटॉन्स 7 AMU का कंट्रीब्यूशन करेंगे, 7 न्यूट्रॉन्स भी 7 AMU का कंट्रीब्यूशन करेंगे, जिसके कारण से आप पाओगे कि 14 AMU इसका रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। ऑल्दो ये करेक्ट नहीं है, एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है, डेसिमल्स में होते हैं, लेकिन हम लोग जो एरर था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस का, वो हम लोग बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं। 1 AMU 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन का मास मान के चल रहे हैं। ठीक है मेरी बात? जवाब है हाँ। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि कार्बन 12 आइसोटोप के बारे में बताइए, तो इसमें तो यार 6 प्रोटॉन्स है और 6 न्यूट्रॉन्स है। हाँ सर सही बात है। तो इसका मतलब प्रोटॉन 6 AMU कंट्रीब्यूट कर रहा है और न्यूट्रॉन भी 6 AMU कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसका मतलब इसका जो टोटल मास निकल कर आ रहा है वो 12 AMU है। बहुत बढ़िया बात है, अच्छा लगा सुनकर। इसके अलावा आपको कुछ आता है? अरे यार बहुत सारा है। कैल्शियम मान लो 20 एंड 40, इसका मतलब प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? 20, तो न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं इसमें बेटा? 20। तो यानी ये प्रोटॉन्स 20 AMU कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और न्यूट्रॉन्स भी 20 AMU कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अतः हमें पता चलता है कि जो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है वो, या एटॉमिक मास है 14 AMU है और रिलेटिव एटॉमिक मास 40 है ना। मैंने पहले ही कहा ना आप लोगों को कि रैम की कोई यूनिट नहीं है। ये जो मैं AMU लिख रहा हूं वो एटॉमिक मासेस हैं, अगर मैं इसकी यूनिट नहीं लिखूंगा तब वो रिलेटिव एटॉमिक मास बनेगा। जब आप ये समझते हैं, अच्छा इसका क्या अर्थ हुआ कि अगर हम बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशंस पे ना जाएं, तो जो ये ऊपर लिखा हुआ जिसे हम मास नंबर बोलते हैं, उसे एटॉमिक मास की तरह लिया जा सकता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो ऊपर लिखा मास नंबर है, ये किसी कीमत पे एटॉमिक मास नहीं है, ये किसी कीमत पे एटॉमिक मास नहीं है, मगर हम इसको जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम बराबर मान लेते हैं। बराबर मान लेते हैं मतलब डेसिमल्स को हटा देते हैं। ये सारे अप्रोक्सीमेशंस लेने के बाद भी जब आप किताब देखेंगे तो आपको क्लोरीन एक एटम मिलेगा। इसका जब आप एटॉमिक मास पढ़ेंगे तो इसके एटॉमिक मास में लिखा होगा 35.5। और जब आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाले कॉन्सेप्ट को पढ़कर आते हैं तो आप अचानक से सवाल पूछते हैं कि सर ये बताओ, ये आधा प्रोटॉन आधा न्यूट्रॉन कहां से आ गया? तो जब ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास मिले, क्या बोला गया? जब ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास मिल जाए तो आपको विचार करना चाहिए कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास इसलिए आ रहा है क्योंकि इस सैंपल में क्लोरीन अकेला नहीं है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं। एक आइसोटोप है 35 मास नंबर वाला, एक आइसोटोप है 37 मास नंबर वाला। अरे सर फालतू बातें कर रहे हो, 37 और 35 का एवरेज 36 आता है। अबे एवरेज निकालने के लिए ये भी देखना पड़ेगा ना कि 35 वाला कितना है और 37 वाला कितना है। 3:1 के रेशियो में पाए जाते हैं। तो जब तुम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालने की कोशिश करोगे तो तुम लिखोगे 3 इंटू 35 प्लस 1 इंटू 37, यही तरीका है ना एवरेज निकालने का, डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स कितने लिए थे 4, और इसे सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी 35.5 AMU। और अगर AMU हटाकर सीधा नंबर लिख देंगे तो वो एटॉमिक मास न रहकर रिलेटिव एटॉमिक मास बन जाएगा। क्या बात क्लियर है मेरी बात? हाँ। इसका मतलब जब मैं एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहा हूं तो आएगा x AMU, और अगर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहा हूं तो आंसर आएगा सिर्फ x, उसमें AMU नहीं आएगा। यूनिटलेस क्वांटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो। अच्छा एक बात, जब भी फ्रैक्शनल एटॉमिक मास के बारे में चर्चा आए कि यार फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्यों है किसी का, क्यों आधा प्रोटॉन आधा न्यूट्रॉन, तो ध्यान रखो आधा प्रोटॉन आधा न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यू टू द मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। क्योंकि जो सैंपल आपने लिया है क्लोरीन का या किसी दूसरे का, इसी तरह कॉपर का, इसी तरह जिंक का अगर आप उठाएं, तो किसी का भी उठाएं, तो आप पता चलेगा कि ये सब अपने आइसोटोप के मिक्सचर्स में पाए जाते हैं, और आइसोटोप के मिक्सचर्स में पाए जाने की वजह से इनका जो एटॉमिक मास है वो एवरेज करके निकाला जाता है, और वो एवरेज फ्रैक्शन में आ जाता है। किसमें आ जाता है बेटा? फ्रैक्शन में। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत ही सुपरबली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो ये कहता है कि बताइए फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्यों पाया जा रहा है किसी का। क्लियर है मेरी बात? ठीक। यही बात अगर मैं तुम्हें कहूं कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है,
और मैं कहूं कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, क्या इस बात को समझाने की आवश्यकता है? मेरी समझ में एक समझदार बच्चा कहेगा नहीं सर बिल्कुल नहीं। एटॉमिक मास का मतलब है कि किसी एक मॉलिक्यूल में, सॉरी मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कि किसी एक मॉलिक्यूल में ओवरऑल कितने एटम्स हैं वो सब देखो, उनके मासेस का सम कर दो, और सब कुछ किस में आएगा बेटा? एएमयू में आएगा। बढ़िया लगा। और इस एएमयू को खत्म करके अगर सिग्मा एम ऑफ ऑल एटम्स निकालो, लेकिन एम ना निकाल के आर एम निकालो, तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। वही पुरानी कहानी है, बिल्कुल ठीक बात है, परिभाषा वैसी ही है। जैसे निकालते हैं, मान लीजिए कि आपसे कहा H2 मॉलिक्यूल, फिर आया OO मॉलिक्यूल, फिर आया N2 मॉलिक्यूल, फिर आया Cl2 मॉलिक्यूल, फिर आया अपना हीलियम। कोई परेशानी इसमें नहीं। मान लीजिए कि आपके पास इसी तरह आ रहा है कार्बन। ठीक है, आपको ये बात अच्छी तरह पता है मेरे बच्चों कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, हमारे पास 2 है, तो टोटल कितना आया? 2 AMU। ये मॉलिक्यूलर मास है, और AMU हटा देंगे तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, हमारे पास 2 हैं, तो आंसर आ रहा है 32 AMU। नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 14, हमारे पास 2 हैं, तो आंसर आ रहा है 28 AMU। क्लोरीन के एक एटम का मास 35.5, वही एवरेज लेना है, तो आंसर आ रहा है 71। हीलियम मोनो एटॉमिक है, इसलिए इसका मास 4 ही आएगा। कार्बन का मास 12 ही आएगा, क्योंकि अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने मॉलिक्यूल नहीं दिया, कोई मॉलिक्यूल नहीं। चलो ठीक है, CO2, CO, H2O, H2S, है ना, और NO2 और NO, इसकी चर्चा करते हैं। आइए सॉल्व करें। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 और 2 ऑक्सीजन मेरे पास है, तो 12 प्लस 32 दैट गिव्स यू 44 AMU इज द मास। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, दैट इज 28 AMU इज द मास। हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस 16, दैट इज 18 AMU इज द मास। हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है, सल्फर का 32, दैट इज 34 AMU इज द मास। नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, 14 प्लस 32 ऐड करोगे 46 इज द मास। 14 प्लस 16 दैट इज 30 एंड यू गेट ऑल द मासेस। क्या ये बहुत मुश्किल है? जवाब है बिल्कुल नहीं सर, ये तो आसान एक्सरसाइज है। आसान है इसलिए और खेलो, मतलब आसान इसलिए और लगाएंगे। अरे लगा लो यार, क्या परेशानी है। मान लो तुम्हारे सामने लिखा है HNO3, मान लो तुम्हारे सामने लिखा है H2SO4, मान लो तुम्हारे सामने लिखा है HCl, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मान लो तुम्हारे सामने लिखा है C6H12O6 ग्लूकोस, इनके भी सॉल्व कर लेते हैं। आइए, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और वो भी 3 3, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 15 और ये आएगा 48, मिलाएंगे तो आंसर आएगा 63। हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 4 ऑक्सीजन है, 2 प्लस 32 प्लस 64 दैट गिव्स यू 98। अब अगर रिलेटिव एटॉमिक मास पूछा है या मॉलिक्यूलर मास पूछा है, तो मेक श्योर कि आप इसमें यूनिट नहीं लगा रहे हैं। अगर एटॉमिक मास पूछा है तो मेक श्योर कि आप AMU यूनिट यूज कर रहे हैं। HCl को देखें, 1 प्लस 35.5 दैट गिव्स यू 36.5। अच्छा, ग्लूकोज पे आइए। कार्बन का मास 12, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन का 1, 12 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का 16, 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हमारे पास। 72 प्लस 12 प्लस 96 ऐड करेंगे 180 आएगा। क्या आपके लिए ये मुश्किल हो गया है? अरे नहीं यार, ये तो बिल्कुल मुश्किल नहीं हुआ है, तो आसान है। जी हाँ, बिल्कुल आसान है। अच्छा, कुछ इसमें से मुश्किल वाले भी कर लेते हैं, है ना, पेपर में आए हुए हैं इसलिए कराना जरूरी है, अदरवाइज जरूरत नहीं। जैसे लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड, यानी कि CuSO4.5H2O। अब इसका क्या करें यार? कॉपर वॉपर का याद होगा तभी लग पाएगा साहब, है ना। वैसे तो ध्यान रखो कॉपर का दिया जाएगा। कॉपर 1 है, 63.5 इसका मास है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, मेरे पास 4 ऑक्सीजन है, प्लस 5 मल्टीप्लाई लगाइए, और 5 एक साथ कौन लिखे हैं? वाटर, और वाटर का हम 18 निकाल कर आए ऊपर। ठीक,
तो टाप दीजिए इसे, जब आप इस सबको ऐड कर डालेंगे तो यू विल गेट समवेयर अबाउट 249.5। आर यू ओके विद दिस? जी हाँ बिल्कुल, ये इसका मास हो गया। एक और सवाल बोर्ड में पूछा गया है, वो भी देख लो। कह रहा है अमोनियम सल्फेट नाम की कोई वस्तु है, NH4 होल ट्वाइस SO4। तो हमने कहा एक बात सुनो ध्यान से, सबसे पहले क्या करो, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का एक और चार चार हाइड्रोजन मेरे पास है, डब्बा बंद करो जैसे इन्होंने यहां ब्रैकेट लगाया है। होल ट्वाइस है, 2 से मल्टीप्लाई करा दो। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, 16 कितने 4। अब इन सबको आप बेटा सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट 132। तो ये आ गया मास अमोनियम सल्फेट का। क्या है मुश्किल है? जवाब है नहीं। तो आपको एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और मोलर मास, ये सब आपको आना चाहिए, ये सब निकालना, कैलकुलेट करना आना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें कोई परेशानी नहीं है, नहीं है। यहां से आपको एक नई दुनिया में लेकर चलते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं मोल की दुनिया। मोल क्या है? सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि मोल क्या है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको मोल के बारे में ठीक ठीक जानकारी दी थी, बट रिवीजन के लिए हम एक बार फिर से कर लेते हैं। मोल का मतलब है कि हम काउंटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काउंटिंग कर रहे हैं, काउंटिंग ऑफ पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? ये इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, हम तुम भी हो सकते हैं। आइडेंटिकल पार्टिकल्स होने चाहिए। जैसे 12 का एक डजन होता है, 100 की एक सेंचुरी होती है, वैसे ही बड़े नंबर्स को छोटी क्वांटिटीज में, छोटे यूनिट्स में डिफाइन करने के लिए हम एक नंबर लाते हैं जिसे हम बोलते हैं अवोगाड्रोस नंबर। क्या बोलते हैं? अवोगाड्रोस नंबर। और ये नंबर है 6.022 10 टू पावर 23। इसे हम लोग Na से डिनोट करेंगे। और अब मोल कैसे डिफाइन करेंगे? कहेंगे अ ग्रुप ऑफ, क्या कहेंगे? A group of 6.022 10 to power 23 identical particles. ध्यान से सुनना, a group of 6.022 into 10 to power 23 identical particles is called as 1 mole of the particles. कुछ पार्टिकल्स हैं आइडेंटिकल, बहुत सारी संख्या में है। तो अगर मैं 6.022 10 टू पावर 23 ऐसे आइडेंटिकल पार्टिकल्स का ग्रुप पकड़ लूं तो मैं ये कहूंगा कि मैंने ऐसे पार्टिकल्स का एक मोल ले लिया है, 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स ले लिया है। यानी कि इफ वी हैव 6.022 10 टू पावर 23 बनानास, तो इसका मतलब होगा कि 1 मोल ऑफ बनाना ले लिया। जैसे 12 का एक डजन था, वैसे इतनों का एक मोल है। जैसे कहा 6.022 10 टू पावर 23 मैंने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, इसका मतलब ये एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक, इसका मतलब 6.022 10 टू पावर 23। अगर मैंने कार्बन एटम्स ले लिए तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास है। अच्छा, यानी जिसको लिया जाएगा उसी का मोल हमारे पास होगा। ऑफ कोर्स यार, जिस चीज को तुम लोगे, जिस चीज की संख्या का ग्रुप बनाओगे, उसी का तो मोल तुम्हारे पास होगा, सबका थोड़ी आ जाएगा प्रभु महाराज। तो मेरे बुद्धू बालक, बड़े इत्मीनान से लेक्चर को देखते रहो और समझते रहो। याद रखना, इस लेक्चर सीरीज को कंप्लीट करोगे, मोल कॉन्सेप्ट के चप्पे चप्पे पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना। अब जब तुम एक शब्द इस्तेमाल करोगे कि हमारे पास 1 मोल ऑफ समथिंग है, इसी को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करोगे 1 ग्राम एटम से। क्या बोलोगे? 1 ग्राम एटम से। यानी इफ आई से 1 ग्राम एटम, तो तुम कहोगे कि हाँ, इसका मतलब है 1 मोल। समझे? याद रखिएगा मेरी बात को। ग्राम एटम बोले या मोल बोले, कोई फर्क नहीं है। कह दे ग्राम एटम मतलब मोल। एक और बात, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ये भी वही है। मतलब ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल में कोई फर्क नहीं है। नहीं, थोड़ा है, समझाते हैं। सबसे पहली बात तो ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल ही है।
बस ग्राम एटम बोलने का मतलब एटम का मोल है, और ग्राम मॉलिक्यूल बोलने का मतलब मॉलिक्यूल का मोल है, लेकिन है वो मोल ही, मतलब संख्या से ही है। तो कोई एक चीज बता रही है एटम के मोल के बारे में, कोई एक चीज बता रही है मॉलिक्यूल के मोल के बारे में, लेकिन है वो सारा मोल, और मोल जुड़ा है संख्या से, और संख्या है अवोगाड्रो नंबर के बराबर। अच्छा, ठीक है, बढ़िया है। इसके बाद एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा मोलर मास। क्या नाम देते हैं बेटा? मोलर मास। यहां बच्चा समझ जाएगा कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, किसी पार्टिकल के 1 मोल अमाउंट का मास ले लिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा मोलर मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब ये एटम का भी मोल हो सकता है और ये मॉलिक्यूल का भी मोल हो सकता है, बात तो सही है। तो अगर एटम का मोल है तो हम इसे कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल का अगर मोल है तो हम कहेंगे ग्राम मॉलिकुलर मास। याद रखिएगा, मॉलिकुलर मास नहीं है, ग्राम मॉलिकुलर मास है ना, एटॉमिक मास नहीं है, ग्राम एटॉमिक मास है, यानी कि एटम के 1 मोल का मास। ग्राम मॉलिकुलर मास, मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास, तो हम कहेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम, और यहां कहेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल। क्या कोई परेशानी है इन शब्दों में? मेरी समझ में आप में से किसी को इसमें से कोई परेशानी नहीं होगी। जवाब है हाँ, बिल्कुल नहीं है यार, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, बढ़िया। अच्छा, एक सवाल आपके मन में आया होगा, नहीं आया है तो आना चाहिए। सवाल क्या है? सवाल यह है कि y 6.022 10 to power 23 is taken। यही स्पेसिफिक नंबर क्यों लिया गया? इसके पीछे एक बढ़िया बात है, आओ बताते हैं, ध्यान सुनो। तुम प्रोटॉन का मास अगर लिखो तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम लिख सकते हो। 27 किलोग्राम था तो ग्राम में 24 हो जाएगा। और मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर लिखने की कोशिश करो दैट वुड ऑल्सो बी 1.6 10 टू पावर -24 ग्राम। क्लियर है मेरी बात? जवाब है हाँ। मान लो कि मेरे पास कोई एक एटम है जिसके पास कुछ टोटल मास नंबर ए है, मास नंबर मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के। अब मैं इसका मास लिखने की कोशिश करता हूं, मास ऑफ एन एटम। तो एटम का मास लिखने की कोशिश करोगे तो लिखोगे एएमयू। मैंने कहा था ना वो मास नंबर को एएमयू में डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर हम अप्रोक्सीमेशन ले लें तो। लेकिन ध्यान रखना, जब हम लोग मास नंबर को एटॉमिक मास लिख रहे होते हैं, मतलब ये नंबर को ही मास लिख रहे होते हैं, तो यूनिट हमारे लिए एएमयू आती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे ग्राम में लिखने की कोशिश करूं तो मैं ग्राम में एएमयू को कन्वर्ट करना पड़ेगा। एएमयू 1.6 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम होता है। ठीक, जितना बताया था ना, जितना प्रोटॉन का मास उतना न्यूट्रॉन का मास उतना ही 1 एएमयू। तो एएमयू की वैल्यू डाल दी। क्या हमारा मास आ गया ग्राम में कि नहीं आया? बिल्कुल आया। अब मैं एक एटम के मास के बारे में बात नहीं करता हूं, अब मैं बात करता हूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। उस एटम के 1 मोल के बारे में बात करता हूं। ध्यान सुनो, अगर मेरे पास एक पार्टिकल 100 ग्राम का है तो 1 डजन कितने ग्राम का होगा? तो 12 इंटू 100 ग्राम का होगा। अरे 12 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 1 डजन में 12 होते हैं। तो अगर मेरे पास एक एटम इतने ग्राम का है तो 1 मोल कितने ग्राम का होगा? तो मोल की संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। तो a इंटू 1.6 10 टू पावर -24 ये आ गया ग्राम में, और मल्टीप्लाई कर दीजिए अवोगाड्रो नंबर से, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। क्योंकि इसको मोल बनाना है ना, और तुम जानते हो अच्छी तरह से कि ये संख्या से मल्टीप्लाई करने पर ही तो मोल बनता है। इतनी चीजें होती हैं तभी तो एक मोल कहलाती हैं। हाँ सर, हमें ये बात पता थी। बढ़िया, अब मैं इसे अरेंज कर रहा हूं। इस ए को आप बड़े इत्मीनान से घूर घूर कर देखिए।
इसे मैं छुपा ले रहा हूं, ये बिल्कुल फिक्स रहेगा। 1.6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻24 माइनस का 10⁻23 और ये ग्राम बचा हुआ है। जब आप इन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कराओगे तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 10, और जब आप इन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कराओगे तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻1 एंड दीज विल गेट कैंसल आउट। तो मेरे लिए मास ऑफ अ मोल ऑफ एटम क्या निकल कर आया? वो निकल कर आया ए ग्राम। तो इससे क्या बड़ी बात हो गई? अबे घूर घूर कर देखो, बड़ी बात हो गई। ध्यान से देखो, जब तुमने मास ऑफ एन एटम पढ़ा था तो संख्या ए थी और यूनिट क्या थी? एएमयू। और जब उसी एटम के एक मोल का मास पढ़ा तो संख्या अभी भी ए ही है, बस यूनिट क्या हो गई? ग्राम। अरे वाह, क्या बात है। हाँ बे, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एटम का मास लिखा तो संख्या आई ए, यूनिट एएमयू। उसी के मोल का मास लिखा तो संख्या अभी भी ए ही है, संख्या में चेंज नहीं हो रहा है, बस यूनिट किस में हो गई? ग्राम में। ये जादू है इस नंबर का, इस स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई करने पर यह काम हुआ है, इसलिए अवोगाड्रो नंबर ऐसा लिया गया, मोल की संख्या ऐसी चुनी गई। इसका मतलब मान लो कि मेरे पास एक आदमी है जिसका नाम है एक्स। क्या नाम है इसका बेटा? एक्स। अगर मैं इसका एटॉमिक मास लिख रहा हूं और तुम्हारे हिसाब से इसका एटॉमिक मास आ रहा है 40 AMU, तो इसका अर्थ है कि इसका अगर मैं मोलर मास लिखूंगा, इसका मोलर मास आएगा 40 ग्राम। क्या बात है। इसका मतलब अगर Y है और Y का मास लिखा गया है लेट्स से कुछ 60 ग्राम और यहां लिखा गया है 60 AMU, 60 AMU, इसका अर्थ हो गया कि ये जो AMU लिखा है ये एटॉमिक मास लिखा हुआ है और ये 60 ग्राम लिखा है ये आदमी मोलर मास लिखा है। अच्छा, यानी कि अगर मुझे एटॉमिक मास मालूम है तो बस मैं उसमें से AMU हटा के ग्राम लगा दूंगा तो वो किसका मास बन जाएगा बेटा? एक मोल का मास बन जाएगा। अब तुम्हें समझ में आया कि ऊपर हम लोग वो जो एटम, ये मोल था, उस मोल को ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल क्यों बोलने लग गए थे? ये जो चीज लिखी हुई है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिकुलर मास क्यों लिखने लगे थे? क्योंकि वही जो एटॉमिक मास या मोलर मास था, मॉलिकुलर मास था, उस मॉलिकुलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दो, खेला खत्म, बस हो गया मोलर मास, है ना। जो भी नंबर एएमयू में था नंबर सेम रखो, एएमयू से क्या लिख दो? ग्राम, इट विल बिकम मोलर मास। अच्छा, इसका अर्थ ये हुआ कि बेटा अगर आपके पास लेट्स से H2SO4 है और मैं इसको सॉल्व करूं 2 + 32 + 16 इंटू 4 दैट कम्स आउट टू बी 98। अब अगर मैं इससे 98 AMU लिखूं तो मैं कहूंगा कि ये मॉलिक्यूलर मास है। और इसी बंदे को अगर मैं 98 ग्राम लिख दूं तो मैं इसे लिखूंगा मोलर मास या फिर इसे लिख दूंगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कोई परेशानी? जवाब है नहीं। क्या आपको हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल के एक मोल का मास अपने आप पता चल गया? इसमें पता क्या चलना है, अगर हमें एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है तो इसका मतलब है कि हमें ऑलरेडी इस मोलर मास को फाइंड करना आता है। मोलर मास फाइंड करने के लिए कोई मोल का मास फाइंड नहीं करना होता। एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास लिख लीजिए, उससे एएमयू की बजाय ग्राम में रिप्रेजेंट कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा मोलर मास। बढ़िया लगा? अच्छा, एक सुंदर सा फॉर्मूला बताते हैं आपको, ध्यान सुनिएगा। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे पास अगर 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, दीज मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस, कुछ भी, तो इसका अर्थ है कि ये आदमी एक मोल है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक पार्टिकल होगा तो वो 1/6.022 10⁻23 मोल्स हो जाएंगे। जवाब है हाँ।
अगर मेरे पास कैपिटल N पार्टिकल्स होंगे तो मेरे पास N अपॉन 6.022 10⁻23 मोल्स हो जाएंगे। अरे वाह, यानी कि मैंने एक फॉर्मूला खुद से डिवाइस कर लिया। क्या किया? कहा कि इफ वी हैव N particles then we have N by 6.022 10⁻23 moles of it। बहुत बढ़िया लगा सुन के, ये तो बात सही है। यानी कि अगर मैं मोल्स पर खड़ा हूं, कहां खड़ा हूं? मोल्स पर, और मोल्स से मुझे जाना है लेट्स से पार्टिकल्स पर, इस संख्या ऑफ पार्टिकल्स कितनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, तो मुझे मोल्स में मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इस अवोगाड्रो नंबर को। लेकिन अगर मैं पार्टिकल्स से मोल पर आना चाहता हूं तो मुझे डिवाइड लगाना पड़ेगा अवोगाड्रो नंबर से। क्या आप समझ पाए हैं? मैं इसको इस तरह नहीं लिखता हूं क्योंकि बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं। ऐसे लिखता हूं कि मेरे पास अभी है पार्टिकल और यहां पर है मान लो मोल्स। तो जब मैं पार्टिकल्स से मोल पर जाऊंगा तो मैं डिवाइड लगाऊंगा अवोगाड्रो नंबर से, और जब मैं मोल से पार्टिकल पर आऊंगा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा अवोगाड्रो नंबर को। क्या मेरे पास जो फॉर्मूला बना आपको समझ में आया? जवाब है जी हाँ, बढ़िया समझ में आया। ठीक है, अच्छी बात है। मोल्स आ गए, बढ़िया। तो जरा एक बार हाइड्रोजन के बारे में चर्चा करते हैं, या इसी के एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन की चर्चा करते हैं। जैसे कहे कि वी हैव 10⁶ molecules of hydrogen gas, find number of moles। ध्यान सुने, मुझे दिया क्या है? 10⁶ मॉलिक्यूल्स। किसके दिए? H2 गैस के, यानी मॉलिक्यूल के नंबर दिए गए। तो मुझे मॉलिक्यूल का ही मोल निकालना है। क्या मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10⁶ है? जी हाँ। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते थे? टोटल पार्टिकल में अवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देते, सॉरी डिवाइड कर देते थे। तो नीचे आया 6.022 10⁻23। अब मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इफ वी हैव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो एटम या मॉलिक्यूल कुछ भी हो, तो बस उसको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड लगा दोगे तो तुम पाओगे कि तुम कहां पहुंच गए बेटा? मोल्स पर पहुंच गए। अच्छा, क्या बात। जी हाँ। अब जरा चर्चा करते हैं हाइड्रोजन के मोलर मास की। अगर मैं हाइड्रोजन के मोलर मास की चर्चा करूं, वी विल गेट 2 ग्राम्स, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एक, दूसरे का एक और, तो मिलाकर हो गया 2। अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं ग्राम में तो बन किस में जाएगा बेटा? क्या बन जाएगा? ये मोलर मास बन जाएगा। बढ़िया लगा। इसी प्रकार अगर मैं वाटर की चर्चा करूं, इट विल बी 18 ग्राम्स मोलर मास। इसी तरह अगर मैं CO2 की चर्चा करूं, इट विल बी 44 ग्राम्स। अगर मैं CO की चर्चा करूं, इट विल बी 28 ग्राम्स। सॉल्व करिए अभी, है ना। अगर मैं HNO3 को सॉल्व करूं, इट वुड बी 63 ग्राम्स। और मैं सब क्या निकाल रहा हूं? मैं निकाल रहा हूं मोलर मासेस। क्या निकाल रहा हूं? मोलर मासेस। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं मोलर मास निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब अगर हमें किसी सवाल में मोलर मास कितना है ये ना दिया हो, ये दिया हो कि हमें हाइड्रोजन दी कितनी गई है, तो सवाल देखो क्या कहेगा। सवाल कह रहा है इफ वी आर गिवन 4 grams of hydrogen gas, find number of moles of it। तो H2 गैस के मोल्स निकालने। हमने कहा यार अच्छा टास्क है, कर लेते हैं। देखो अब इस सवाल में गिवन मास कितना है ये इंपॉर्टेंट है। गिवन मास है 4 ग्राम, और भाई साहब मोल निकालना किसका है? मास गिवन किसका है? हाइड्रोजन गैस का। और मोल निकालना किसका है? इट, मतलब उसी हाइड्रोजन के बारे में बात हो रही है। गिवन मास 4। अब मैं चर्चा करता हूं मोलर मास की। किसकी? मोलर मास की। मोलर मास ऑफ H2 गैस
इज 2 ग्राम्स। क्लियर है मेरी बात? इसको लिखने का क्या तरीका हो सकता है? हम ऐसे लिखेंगे 1, या ऐसे लिख लो, जब 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस होती है तो मेरे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है। इसी तरह जब मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस होगी तो मेरे पास 1/2 मोल ऑफ H2 गैस होगा। इसका मतलब गिवन कितना है बेटा? 4। तो जब मेरे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस होगी तो मेरे पास 4 इंटू 1/2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा। तो आंसर कितना आया बेटा? 2 मोल्स ऑफ H2 गैस। क्या आपको समझ में आया हमने क्या किया? जवाब है हाँ। जब आपसे वो मोल पूछने लग जाए कि बताओ फलाने के मोल कितने होंगे और मास दे दे, तो आपके दिमाग में आएगा कि सबसे पहले जिसके भी मोल पूछे गए हैं उसके मोलर मास पे पहुंचो और मोलर मास पे पहुंच के कहो कि जब इतना ग्राम होता है तो इतने मोल, 1 मोल होता है, और 1 ग्राम होता तो इतने मोल होते। अब जितने गिवन ग्राम है उतने गिवन ग्राम में कितने मोल होंगे? नहीं आएगा? आएगा। अरे वाह! लेकिन अगर तुम इसी को ध्यान से देखो, इसी सवाल को, तो आंसर कैसे आया है? ये 4/2 से ही तो आया है। हाँ, ये 4 क्या था सवाल में? ये 4 था गिवन मास, और 2 क्या था? ये था मोलर मास। यानी अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो मैंने 4/2 किया, यानी कि मैंने गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड किया। यही तो किया। हाँ, क्या हमेशा काम करेगा? जीवा जवाब है हाँ, बिल्कुल करेगा। जी हाँ, क्यों नहीं करेगा? तो नंबर ऑफ मोल्स का एक सुंदर सा यूनिवर्सल फॉर्मूला बन गया। क्या? गिवन मास अपॉन मोलर मास। पर ध्यान दो, जिसका गिवन मास है उसी का मोलर मास है और उसी के मोल्स है। एंड यू आर गेटिंग अनदर फॉर्मूला, यू आर गेटिंग अनदर फॉर्मूला। बहुत बढ़िया यार, क्या बात कर रहे हो। जी हाँ, देखिए नंबर ऑफ मोल्स आ गए कि नहीं आ गए? आ गए सर। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको और कैसे सोचोगे? ऐसे सोचो कि वी हैव गॉट 1 मोल, इसका मतलब मोलर मास। इसका क्या मतलब हुआ? 1 मोल का मतलब मोलर मास। n बराबर अगर नंबर ऑफ मोल्स हो, n बराबर नंबर ऑफ मोल्स हो, तो सोचो कि मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, क्या ये टोटल मास नहीं होगा? अरे तुम्हारे पास n मोल्स हैं। हाँ सर, n मोल्स हैं, और 1 मोल का मास तुम्हें पता है मोलर मास के बराबर है। इतना 1 मोल का मास है, इतने टोटल मोल्स हैं, तो बताओ मल्टीप्लाई करके ही तो टोटल मास निकलेगा, और ये टोटल मास ही इस फॉर्मूले में गिवन मास है जो सैंपल में दिया है। अरे तो लॉजिक था यार, कोई बड़ी बात थोड़ी थी। तो सवाल बन गया। नाउ हमारे पास एक चीज आ गई, मोल। अब ये मोल जा रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की ओर। कहां जा रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स की ओर। बस मोल में अवोगाड्रो का मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे पहुंचोगे। दूसरी तरफ मोल्स में मोलर मास का मल्टीप्लाई करो और तुम पहुंचोगे गिवन मास या टोटल मास की तरफ। कहां पहुंचोगे? गिवन मास या टोटल मास की तरफ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, बिल्कुल प्राप्त कर रहे हैं आपकी बात को। तो आप देखिए, एक आपने सेंट्रल कोर बना लिया मोल्स को। तो इफ यू नो समथिंग अबाउट मोल्स तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं इस चैप्टर में। यह है मोल की खूबसूरती। तो चलिए बेसिक बेसिक कुछ लल्लू पल्लू सवालों पर आप लेकर चलते हैं, उसके बाद वॉल्यूम से भी आपका रिश्ता करवाएंगे, जुड़वाएंगे, देखेंगे मिले जुलेंगे वॉल्यूम क्या है और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन फिर भी देखते हैं ध्यान से। हम अभी फिलहाल इनके सवाल लगा लेते हैं। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है पहला सवाल है ना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ इट। कह रहा है कि अगर आपने NaOH लिया ना, ये
इसमें कितने मोल्स होंगे, जबकि इसके 160 ग्राम लिए, यानी NaOH के मोल के बारे में बात कर रहा है, तो यानी नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। और आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या कहा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब चेक करो, NaOH, Na का मास 23, ऑक्सीजन का 16, वॉट हाइड्रोजन का 1, तो मिला जुला के हो गया 40। इफ आई राइट इट एज ग्राम, तो ये क्या बन गया बेटा मेरे लिए? ये बन गया मोलर मास। अगर AMU लिखता तो मॉलिक्यूलर मास, ग्राम लिख रहा हूं तो मोलर मास। 160 ये तो गिवन मास है, ये क्या है बेटा? गिवन मास। बढ़िया लगा। तो मेरे हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स आ गए गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज इक्वल टू 4। और हमारा आंसर है कि हमारे इस कबाड़ी के पास 4 मोल्स जिंदाबाद होंगे। क्लियर है मेरी बात? जी हाँ। आइए अगला सवाल क्या कह रहा है। इतने सस्ते होते हैं सवाल, आप जिस पे अटकते हो वो एक्चुअली इतनी जल्दी सॉल्व होता है। अच्छा देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ, क्या इज द मास इन ग्राम्स of 2.5 moles of CaOH का होल ट्वाइस। अच्छा सवाल में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि इतने मोल्स हैं, यानी नंबर ऑफ मोल्स 2.5 है। ठीक, दिया क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का मास 40, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 और ट्वाइस लगा है तो 2। 40 प्लस 17 इंटू 2 34, दैट इज 74। ये आ गया मास। अगर मैं इसे ग्राम में लिख दूं तो ये क्या बन गया बेटा? मोलर मास। पूछा क्या गया है? व्हाट इज अ मास इन ग्राम्स, यानी कि टोटल मास के बारे में पूछा गया है। टोटल मास यानी गिवन मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इज व्हाट? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास इज number of moles into molar mass. Number of moles is 2.5 and molar mass is 74, and you are getting 185 grams as your answer. क्या मुश्किल है? जवाब नहीं। जिस वक्त आप इस फॉर्मूले पर गौर करेंगे, इस फॉर्मूले पर गौर करेंगे, इस फॉर्मूले पर गौर करेंगे, आपको मालूम चलेगा कि आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं। आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं, वरना प्रॉब्लम तो आनी तय है। आप कब तक वो यूनिटरी मेथड के पुराने सड़े गले कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे और बार बार लगेगा कि यार पता नहीं कब किसको वन बनाना है ना। तो मेरा सजेशन है कि वो जो पुराना यूनिटरी मेथड है आप उसको यूज ना करें, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर यूनिटरी मेथड में समझ नहीं आता वन किसको बनाना है।